Hello students, a very warm welcome to the YouTube channel of Analyst IAS। तो yesterday was 16th October and 16th October को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड डे। इस दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। सो वील फर्दर सी अबाउट इट। इसके अलावा जो इसमें डेटा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसका क्या इंपैक्ट होगा आने वाले इंडियन क्रॉप्स की यील्ड पे, जैसे चावल कितना परसेंट हो जाएगा रेन फेड या इरिगेटेड, उसके अलावा वीट में क्या डिक्लाइन होगा, मेज में क्या होगा क्या नहीं होगा क्रॉप्स में। सो ये डेटा आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्दर मैंने इसमें जो डेटा इंपॉर्टेंट है आई हैव हाइलाइटेड इट इन द रेड एंड आई विल आल्सो टेल यू व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट। देन वील सी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या है जो फूड सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे पॉवर्टी एंड ऑल है। देन वर्ल्ड फूड डे की इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। देन विल बी सॉल्विंग आवर टुडेस टू क्वेश्चंस व्हिच वुड बी बेस्ड ऑन प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूज़। सो वर्ल्ड फूड डे व्हिच इज सेलिब्रेटेड ऑन द 16th of October, ये हर साल होता है और ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन था इसके एस्टैब्लिशमेंट की एनिवर्सरी को मार्क करता है। अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो 1979 में यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एस्टैब्लिश किया था, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था। अब ये ग्लोबल ऑब्जर्वेंस है, इसका काम है अवेयरनेस करना हंगर के बारे में और एक्शंस लेना टू एलिविएट इट, उसको इंस्पायर करना एक्चुअली। सो ये लगभग 150 से ज्यादा कंट्रीज में ये सेलिब्रेट होता है जब से ये हुआ है। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एम्ब्रेस्ड ओकेशन है यूएन के डिफरेंट कैलेंडर्स में, जो डिफरेंट डेज सेलिब्रेट होते हैं। नाउ ये दिखाता है कि जो क्रूशियल नीड है फूड सिक्योरिटी और जो कलेक्टिव कमिटमेंट चाहिए, वी वांट टू एरेडिकेट हंगर फ्रॉम द ग्लोब। मेंबर कंट्रीज जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, फॉर्मली जो वर्ल्ड फूड डे था इसको जो 20th जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था नवंबर 1979 में, इसके दिन इसको डेजिग्नेट किया गया था। इन्होंने ये प्रपोज किया कि अब इसको 16 अक्टूबर 1981 से सेलिब्रेट किया जाएगा। लेटर ऑन यूएन ने इसको, जनरल असेंबली ने इसको 1985 दिसंबर को एंडोर्स किया। सो अब हुआ कि सिंस 1981 ये जो डे है ये इट इज हैव बीन बेसिकली ऑब्जर्व्ड एनुअली बाय ऑल द मेंबर स्टेट्स और ऑल द मेंबर कंट्रीज। इफ विल टॉक अबाउट इंडिया, सो वाटर का रोल क्या है भारत के एग्रीकल्चर में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, जहां लगभग 60% जो हमारा कल्टिवेटेड लैंड है ये रेन फेड एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, ताकि बारिश के पानी पर। एंड कंट्रीब्यूटली जो फूड प्रोडक्शन है इसमें लगभग 40% यहीं से आता है, रेन फेड एग्रीकल्चर से। सो दिस इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए अगर क्लाइमेट चेंज होता है, रेन पैटर्न बदलता है, तो सीधा सीधा उसका इंपैक्ट यहां पर आएगा। रेन फेड एग्रीकल्चर जो है ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है पानी के प्रेजेंस से, रेनफॉल के फ्लक्चुएशन से, सॉइल में मॉइस्चर कितना है या नहीं है, और इसके फूड प्रोडक्शन पर और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा सीवियर इंपैक्ट्स आ सकते हैं। इरिगेटेड एग्रीकल्चर लगभग ग्लोबल फ्रेश वाटर अगर विड्रॉल होता है तो 72% जो फ्रेश वाटर है वो इरिगेटेड एग्रीकल्चर में जाता है। ऑफन इसके लॉन्ग टर्म डिट्रीमेंटल इंपैक्ट्स आते हैं वाइटल इकोसिस्टम, जैसे सीजनल रिवर्स पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सीजनल रिवर्स से अगर हम वाटर ड्रॉ करेंगे तो आगे जाके कोई अगर वो इकोसिस्टम में वाटर दे रहा है तो वो उसका इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, डीप एक्विफायर्स में इससे प्रॉब्लम होने लगेगी। सो दीज आर द थिंग्स। असेसमेंट अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली असेसमेंट किया था कि क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट आएगा 2050 और 2080 में। तो ये बेसिकली क्लाइमेट प्रोजेक्शंस होते हैं, सिमुलेशन मॉडल्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, इसके लिए किया जाता है इसको यूज करके। नाउ अगर हम रेनफेड राइस यील्ड्स की बात करें भारत में तो इनमें बेसिकली ये डिक्रीज होंगे सिग्निफिकेंटली, लगभग 20% डिक्रीज हो जाएंगे 2050 तक एंड 47% डिक्रीज हो जाएगा 2080 तक। इरिगेटेड राइस यील्ड्स की बात करेंगे ये भी नेगेटिवली इफेक्ट होगा एंड ये लगभग 3.5% डिक्लाइन करेगा 2050 तक एंड 5% 2080 तक। वीट यील्ड्स की बात करें तो इसमें भी डिक्रीज आएगा, लगभग 19.3% का डिक्रीज आ जाएगा 2050 तक और 40% का डिक्रीज आ जाएगा 2080 तक। अगर हम मेज की बात करेंगे तो इसमें भी रिडक्शन 18% का 2050 तक एंड 23% रिडक्शन आ सकता है 2080 तक। नाउ इसके इंपॉर्टेंट की कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हैं? पहले तो जो पॉवर्टी है और जो हंगर है ये एक दूसरे को फ्यूल करते हैं और एक दूसरे को रेनफोर्स करते हैं। सपोज दैट देयर इज पॉवर्टी, वो अपने बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा और वो नहीं पढ़ा पाएगा तो वो कोई भी नॉर्मल लेबर का काम करते हैं, लेटर ऑन इट विल अल्टीमेटली लीड टू हंगर एंड सेम विल गो टू द चाइल्ड। अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, अगेन ही विल नॉट बी एबल टू स्टडी एंड ऑल एंड अगेन इट विल रिजल्ट टू पॉवर्टी। तो ये एक बहुत विशियस साइकिल है। पॉवर्टी जो है ये एडिक्वेट फूड रिसोर्सेज को लेने में ये बेसिकली प्रिवेंट करती है एक्सेस करने में। सो एंड अल्टीमेटली इट विल इनहिबिट द ह्यूमन डेवलपमेंट। पॉपुलेशन जो बढ़ रही है और इंक्रीज इनकम हो रही है हर किसी की, तो इसकी वजह से जो फूड का डिमांड है वो इंक्रीज हो चुका है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है।
हंगर जो है ये रूरल एरियाज में ज्यादा प्रेवलेंट है, लगभग 33.3% है अगर इसको अर्बन एरिया से कंपेयर करेंगे तो। जनरल हंगर गैप लगभग 2.4% है। डाइटरी चॉइसेस की बात करेंगे तो आजकल मीट और एक्सोटिक फूड्स की जो प्रेफरेंस है वो ज्यादा है, इससे डिमांड इंक्रीज हो जाती है लैंड पे, वाटर पे, फर्टिलाइजर्स पे, क्योंकि एक चिकन को बढ़ाने में भी काफी ज्यादा वाटर और काफी ज्यादा फूड लग जाता है। फूड वेस्टेज लगभग 1 बिलियन टन जो फूड है, जितना 17% जो ऑल अवेलेबल ऑफ बेसिकली फूड अवेलेबल है कंज्यूमर्स में, उसमें से लगभग 70% या कह सकते हैं 1 बिलियन टन जो है वो वेस्ट हो जाता है या उसको फेंक दिया जाता है हर साल। लैंड यूज चेंज की बात करेंगे तो वर्ल्ड फूड डे पे ये बहुत क्रिटिकल है कि जो अर्बनाइजेशन है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, सेलिनाइजेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, कमर्शियल प्लांटेशन, सब पे बात की जाती है, क्योंकि इनका असर पड़ता है फूड की वेरिएबिलिटी पे, अवेलेबिलिटी पर। जो कोस्टल लैंड्स का सबमर्जेंस है क्लाइमेट चेंज की वजह से, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, इरेटिक वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, सो इससे भी फूड अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। 2000 के बाद से अगर हम फ्लड रिलेटेड डिजास्टर्स देखेंगे तो वो लगभग 134% से इंक्रीज हुआ है, एंड जो ड्रॉट्स है वो लगभग इंक्रीज हुए हैं 29% से, इफ विल कंपेयर इट विद 2000। सो कॉन्फ्लिक्ट केवल 20 साल में 134% इंक्रीज हो गया है फ्लड। नाउ द थिंग इज, कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो एपिसोड जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, या वेस्ट एशिया में या अफ्रीका में जो इंस्टेबिलिटी है सूडान में, तो इससे भी माल न्यूट्रिशन होता है। अभी इसराइल और पैलेस्टीन का है तो ये वहां की ग्लोबल जो फूड सप्लाई है उसको तुरंत हैम्पर करता है, ट्रेड नहीं हो पाता है उसके जरिए, एंड इससे हायर प्राइसेस हो जाते हैं, लोअर अवेलेबिलिटी हो जाती है, हंगर हो जाता है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विद दिस। नाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये अवेयरनेस इंक्रीज करता है, ये ग्लोबल अटेंशन लेकर आता है। क्रिटिकल इश्यूज जैसे कि भूख है, फूड सिक्योरिटी है, माल न्यूट्रिशन है, ये लोगों को रिमाइंड करता है कि आज भी ऐसे अरबों लोग हैं जो अभी भी स्ट्रगल करते हैं एक सफिशिएंट, सेफ और एक न्यूट्रिशियस फूड लेने के लिए। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको 2030 तक अचीव करना है, उसका जो जीरो हंगर है ये उसके साथ अलाइन करता है। ये गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस को एंकरेज करता है और इंडिविजुअल्स को भी कि वो एक्शन ले हंगर को एलिमिनेट करने के लिए, और बेसिकली इंश्योर हो कि हर किसी के पास, एटलीस्ट ह्यूमंस के पास जो हो वो एक्सेस हो न्यूट्रिशन फूड को लेकर के, बिकॉज ये बेसिक बहुत नीड है। नाउ मोरोवर जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ये डे बेसिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करता है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करता है कि फूड प्रोडक्शन हो एंड साथ ही साथ एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन भी ना हो, सो एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन भी होता रहे, तो वी कैन फीड द ग्लोबल पॉपुलेशन विदाउट डिप्लीटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। दिस इज व्हाट द फोकस इज, दिस शुड बी द फोकस एक्चुअली। नाउ फूड वेस्ट को रिड्यूस करना, ये जो फूड वेस्ट की प्रॉब्लम है तो उसको बेसिकली टैकल करने में एड्रेस करता है। नाउ द थिंग इज, एफिशिएंटली हम रिसोर्सेज का यूज कर सकें सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा जो फूड है वो उन तक पहुंच सके जिनको उसकी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है। फूड सिक्योरिटी को एडवोकेट करता है। फूड सिक्योरिटी में केवल इनफ फूड लेना नहीं होता, लेकिन सेफ और न्यूट्रिशियस फूड लेना भी होता है। तो ये फूड सिक्योरिटी एनहेंस करता है, डिस्पैरिटीज बेसिकली रिड्यूस करता है फूड के एक्सेस में। नाउ द थिंग इज, कल्चरल एजुकेशन एक्टिविटीज होती हैं इस दिन, एजुकेशनल इवेंट्स, सेमिनार, वर्कशॉप्स, कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और लोगों को अवेयर किया जाता है एक ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के बारे में, न्यूट्रिशियस फूड की उसमें क्या फूड चीज है, जैसे कि एक तिरंगा भोजन का कॉन्सेप्ट जो है। नाउ द थिंग इज, ये जो एक्टिविटीज हैं ये कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स को एंकरेज करती हैं मीनिंगफुल डिस्कशंस में। You should know what is Tiranga Bhojan, or you can ask me in the comment section and let you know if it's correct or not. So now we have our prelims practice question. So consider the following statements. The World Health Organization and the Food and Agriculture Organization of the United States work together to mark World Food Safety Day. B. Set up in 1963, the Codex Alimentarius Commission is an intergovernmental body established jointly by the UN Food and Agriculture Organization and the World Health Organization within the framework of the Joint Food Standards Program to protect the health of the consumers and ensure fair practices in the food trade. Which of the above statements given are correct? So you can type the answer in the comment section, let you know if it's correct or not. Then we have a main practice question. So you have to analyze the impact of the National Food Security Act on addressing malnutrition and food insecurity in India. How have various states implemented the provisions of the act and what challenges have they faced? You have to discuss this. So this was all about today's video session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.